अगर ये संविधान खतरे में, इसके लिए कौन सी लड़ाई लड़नी है, कहां हमें कुर्बानी देनी है, कहां हमें खड़ा होना है, कौन सी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हमें उनका समर्थन करना चाहिए। नहीं दी तो ऐसा संविधान खतरे में है, उससे बड़ी बात तो उन्होंने पहले कही है। यानी हम उस बात का समर्थन करना चाहिए जो छोटा सा उनका उद्देश्य रहा, छोटे से शब्द को हमने पकड़ लिया, दलित दिवाली। अरे साहब, उससे बड़ा शब्द पहले बोला। कोई बड़ा त्योहार नहीं है, हमारी होली और दिवाली अम्बेडकर जयंती है। तो यानी अखिलेश यादव ने अगर ऐसा कहा है तो किसी भी एंगल से वो गलत नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसे जातीय मानसिकता से देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की जातिवादी मानसिकता तो नहीं रख रहे हैं। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे न्यूज में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे हफ्ते की चर्चा। और हफ्ते की चर्चा में आज फिर से हमारे साथ बहुजन एक्टिविस्ट दिनेश बोस जी मौजूद हैं, जो लगातार हमारे साथ चिंता मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं, चाहे वो देश का मुद्दा हो, राजनीति का मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा हो। और आज मुद्दा है अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर। दरअसल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने #दलितों की दिवाली लिख दिया, जिसको लेकर उनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है, तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है। उसको लेकर बातचीत करेंगे कि दिनेश बोस जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, उधर एक # लिखते हैं दलित दिवाली, तो इस पर ट्रोल हो रहा है। सोशल मीडिया पे तरह तरह की टिप्पणियां अखिलेश यादव से की जा रही है, # चलाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव माफ़ी मांगे। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इसके लिए माफ़ी मांगे और अखिलेश यादव को उसके लिए ट्रोल किया जा रहा है, मेरी नज़र में ये सही नहीं है कि अखिलेश यादव ने, क्योंकि जो अखिलेश यादव ने कहा दलित दिवाली, ये उन्होंने शब्द गलत नहीं कहा और उनका वो मकसद नहीं रहा होगा। जाति सूचक जो हम मतलब निकाले, जातिवादी मानसिकता से जो हम मतलब निकाल रहे हैं अखिलेश यादव जी का, वो मकसद नहीं रहा है। असल में जब आप दलितों में जाएंगे तो दलितों में जाकर आप जब उनकी बस्तियों में घूमेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के बारे में बातचीत करेंगे, बाबा साहब के बारे में जब बातचीत करेंगे, तो जब बाबा साहब की विचारधारा पर जब बात कर रहे होते हैं तो दलितों से जब हमारी बात होती है, आप लोगों की जब बात होती है, तो दलित ये बोलता है कि हमारी होली दिवाली सबसे बड़ा जो त्यौहार है जिसे हम होली और दिवाली के रूप में देखते हैं, वो अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर जयंती से हमारा कोई बड़ा त्यौहार नहीं है, हमारी होली और दिवाली अम्बेडकर जयंती है। तो यानी अखिलेश यादव ने अगर ऐसा कहा है तो किसी भी एंगल से वो गलत नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसे जातीय मानसिकता से देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की जातिवादी मानसिकता तो नहीं रख रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव का ऐसा कोई मकसद नहीं रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इतने बड़े जो पद पे रह चुके हैं, संवैधानिक पद पर, एक प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रह चुके हों, वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने उससे पहले एक और शब्द भी कहा कि आज़ाद भारत में, आज़ाद भारत की जिसने नींव रखी और भारत की तकदीर लिखने का काम किया, जो संविधान इस भारत की तकदीर कहलाता है, और इस संविधान ने भारत को नई रोशनी दी, गणतंत्र बनाया, गणतंत्र राज्य बनाया। संविधान के बाद ही भारत गणतंत्र राज्य बना। तो गणराज्य जिन्होंने बनाया, वो उनके बारे में वो ऐसी मानसिकता नहीं रख सकते कि उनके बारे में उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को नई रोशनी देने का काम किया। यानी भारत अंधेरे में रहा होगा, अंधेरे में था तो अंधेरे से निकालने का काम बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब ने भारत को नई रोशनी देने का काम किया। यानी बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा काम भारत के लिए किया संविधान निर्माण करने से। ऐसा भारत के संविधान निर्माता की तारीख में अखिलेश यादव जी ने कहा। तो जो अखिलेश यादव जी बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उनके बारे में, उनके संविधान के बारे में कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में वो संविधान खतरे में है। यानी जिस संविधान ने भारत को नई रोशनी दी, नई उम्मीदें दी, जिसके तहत भारत की तकदीर लिखी गई और भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा, भारत मान सम्मान की दृष्टि से जिसको देखा जाता है, गणराज्य बना, ऐसा संविधान आज भारत में भाजपा सरकार के रहते हुए खतरे में आ गया है। ऐसा अखिलेश यादव लिख रहे हैं। केवल दलित दिवाली नहीं लिख रहे हैं, वो ये भी लिख रहे हैं, साथ साथ इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि वो दलित दिवाली नहीं लिख रहे हैं, केवल ये भी लिख रहे हैं कि भाजपा सरकार में वो संविधान खतरे में है। और ये बात उनकी 100% सही है कि आज इस संविधान के सहारे लोग तरक्की कर रहे हैं, समानता का अधिकार मिल रहा है, पढ़ने लिखने का अधिकार मिल रहा है, आज वो खतरे में है। और कैसे खतरे में है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि संविधान इस देश का में एकल शिक्षा प्रणाली के अधिकार देता है कि भारत में एकल शिक्षा होनी चाहिए, यानी कॉन्वेंट में भी वही किताब होनी चाहिए, प्राइमरी स्कूल में भी वही किताब होनी चाहिए। लेकिन आप समझिए, कॉन्वेंट में अलग किताबें होती हैं, CBSE की अलग किताबें होती हैं और यहाँ तक कि प्राइमरी की अलग किताबें होती हैं। तो एकल शिक्षा प्रणाली कहाँ रही? समान शिक्षा तो लागू नहीं हो पाई। शिक्षा को फ्री किया जाए, शिक्षा फ्री थी, शिक्षा को फ्री किया जाए, बच्चे पढ़ लिख पाए,
ऐसा पॉलिसी संविधान निर्माण में लिखा हुआ है, संविधान इसकी पॉलिसी का पर बना हुआ है, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहा। भाजपा सरकार में तो बच्चों को वजीफे तक बंद कर दिए गए, यानी जिस स्कॉलरशिप के बेस पर एडमिशन ले लेते थे, स्कॉलरशिप से फीस जमा हो जाती थी, आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये संविधान खत्म नहीं हो पा रहा है? आज संविधान क्यों खत्म हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन, जो सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन कर शुरू कर दिया गया है, प्राइवेट संस्थान उनको बना दिया गया है, कुछ सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये सम्मानित साथियों, क्या ये आरक्षण के ऊपर हमला नहीं है? क्या ये जो हिस्सा हमारा चाहिए, सरकार के संस्थानों में जो हिस्सा चाहिए वो हिस्सा नहीं मिल पा रहा है? कि ये संविधान खत्म नहीं हो पा रहा है? ये जो संविधान खत्म हो रहा है, इसका प्रमाण है कि अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे और वो इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहे, वो इस बात को कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। तो ये आम आदमी को समझना चाहिए, छोटे छोटे लोगों को समझना चाहिए। व्यापारी आज इंतजार कर रहा है कि ग्राहक आए, साहब लॉकडाउन के बाद उनकी बुरी हालत हो गई है और दोबारा लॉकडाउन लगा जा रहा है। कोरोना का कहीं से भूत ले आते हैं उठाकर, कहीं अगर कोई उनके खिलाफ बोल दे तो उसके पीछे पुलिस लगा देते हैं, CBI लगा देते हैं। उनके खिलाफ सरकार से सवाल पूछने वाला आज के तारीख में पहली बार आजाद भारत में ऐसा हो रहा है। किसी की सरकार बनी, चाहे कांग्रेस की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ, वो भी भाजपा की सरकार थी। लेकिन मोदी सरकार में आज खुलेआम संविधान की अवहेलना की जा रही है। आज सरकार से सवाल पूछने वाला आदमी देशद्रोही कहा जाता है, उसको देशद्रोह का तगमा दे दिया जाता है। पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। क्या संविधान का अवहेलना नहीं हो पा रही है? कि संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है? तो इस संविधान खतरे में है, ऐसा अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। तो केवल ये नहीं कह रहे कि दलित दिवाली मनाई जा रही, दलित तो खुद कहता है कि हमारे दिवाली और होली अंबेडकर जयंती है। तो ये किसी भी सूरत में गलत शब्द नहीं हो सकता। इसमें मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल यानी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश देश व विदेश में दलित दिवाली मनाने का आह्वान करती है। उन्होंने पूरी पार्टी के लोगों से कहा है कि वो 14 अप्रैल के दिन इस जो जयंती है इसको मनाने का काम करें। क्या लगता है, राजनीति है या श्रद्धा है बाबा साहब के अम्बेडकर के प्रति? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा आप लोगों को पता चल रही है। पहले ओबीसी के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का ज़्यादा मतलब नहीं मालूम था। बाबा साहब अम्बेडकर क्या करते थे, क्या उनका व्यक्तित्व था, ये यहाँ की पॉलिटिक्स लेनी कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र को बहुत लंबे समय तक दबा कर रखा। उनकी पॉलिसी को सामने नहीं आने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर कैसे राष्ट्र के निर्माता बने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे संविधान का निर्माण किया, किन दिक्कतों के साथ में ये भारत के तकदीर को लिखा गया, तो ये ज़्यादा लोगों तक मालूम नहीं हो पाया। लेकिन जैसे जैसे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की पॉलिसी को समझ रहे हैं, बाबा साहब के व्यक्तित्व को समझ रहे हैं, इनकी विचारधारा को समझ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोग भावुक हो रहे हैं और भावुक होकर बाबा साहब की अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़कर उनकी जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, उनके फोटो अपने घर में लगाने का काम कर रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारों की आंधी है साहब, ये कोई राजनीति नहीं है। राजनीति अगर होती तो राजनीति तो साहब कुछ लोग करते हैं, आरएसएस के लोग जैसे बाबा साहब को मानते नहीं हैं, बाबा साहब का फोटो लगा लेते हैं। बाबा साहब की विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं, वो फोटो लगा ले, उसको राजनीति बोला जाता है। राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मान रहे हैं, क्योंकि ऐसे बयान पहले भी रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने अपना मसीहा कहा है। अखिलेश यादव जी का ऐसा कोई बयान नहीं रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं सपा पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उनका वो मकसद नहीं है जो हम कह रहे हैं, क्योंकि वो साथ साथ संविधान को खतरे में बता रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अंबेडकर और लोहिया के विचारों को एक करके जो है देश में काम करना चाहिए? देखिए साहब, हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब हम बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज इस देश का जो ओबीसी वर्ग है, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो जनरल वर्ग कैटेगरी के जो लोग हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अखिलेश यादव जी का दलित दिवाली, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि जातिवाद शिक्षा से बुरा लगा हो, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं थे। केवल बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहकर उनका अपमान किया जा रहा है, उनके व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ है, उनके व्यक्तित्व का मजाक है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े समाज सुधारक, इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने बड़े राजनीतिक शास्त्री, राजनीतिक विशेषज्ञ, उनका अलग अलग रूप देखने का मौका मिलता है। तो जो इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हों, इतने बड़े विद्वान रहे हो और जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया हो, उनको केवल दलितों का मसीहा नहीं कहा जा सकता। मैं कुछ आंकड़े आपको दे रहा हूँ जिसके आधार पर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सुनिश्चित कर सके, सवाल मैं इन पर छोड़ रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं थी। आप खुद तय करें, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर वोट का जब अधिकार इस देश के अंदर मिलने वाला था
आज वोट का भी चर्चा चल रही है, अभी राजनीति का माहौल गर्म है, चुनाव सर पर हैं, पंचायती चुनाव आ रहे हैं, जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव है, ब्लॉक पंचायतों के जो चुनाव चल रहे हैं। मैं इस माहौल में ये बात कह रहा हूँ कि जब इस देश के अंदर वोट का अधिकार देने की बात हो रही थी तो इस भारत के अंदर साउथ बोरो कमेटी अंग्रेजों ने भेजी। अंग्रेजों के रहते रहते यहाँ पर ये बात छिड़ी कि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे। आप तो चले जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग ये सवाल कर रहे थे कि आप तो भारत छोड़कर जाने की तैयारी में हैं, आप किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? ये तो खुद राजा बन जाएंगे, छोटी छोटी रियासतें बना लेंगे और अपने इनके खुद के कानून हैं वो कानून लागू कर देंगे और उन कानूनों के तहत यहाँ पर हजारों सालों तक महिलाओं को जिंदा जलाया गया है। उन कानूनों के तहत यहाँ पर नरबली दी गई है। उन कानूनों के तहत यहाँ बाल विवाह प्रथा चली है। यहाँ पर शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं मिला, अछूतों को अच्छी जगह पे पानी पीने का अधिकार नहीं मिला। तो इसलिए आपने भारत में आकर बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारी प्रथाओं को बंद किया। आप जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित करके जाएं कि कैसे यहाँ का राजपाट चले, हमें वोट का अधिकार दिया जाए, हम अपना राजा चुनने का खुद अधिकारी हों। ऐसा सवाल किया जा रहा था। तो जब ये सवाल ज़्यादा मांग होने लगी कि हमें वोट का अधिकार मिले, हमें अपना राजा चुनने का अधिकार मिले, अपना राजा खुद चुनेंगे, हम हमारा अधिकार हो, तो उसके तहत अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर भेजी। उस कमेटी का नाम था साउथ बोरो कमेटी। साउथ बोरो कमेटी भारत पहुंची और भारत पहुंचने पर साउथ बोरो कमेटी ने गांधी एंड कंपनी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी का जो बयान रिकॉर्ड किया और बयान रिकॉर्ड करने के बाद कांग्रेस के बड़े लीडर थे उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी। तो कांग्रेस के इतने बड़े लीडर्स का जब बयान रिकॉर्ड किया तो बयान में उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, वोट का अधिकार उसको दे दीजिएगा जिसके पास 8वीं का प्रमाण पत्र हो। वोट का अधिकार उसको दे दीजिएगा जो राजा रजवाड़े का सर्टिफिकेट रखता हो, राजा रजवाड़ा रहा हो। वोट का अधिकार उसको दीजिएगा और टैक्स पेयर हो। इसके अलावा किसी को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी ने सवाल किया, रखा, अपना प्रस्ताव रखा। फिर बाबा साहब अम्बेडकर का बयान रिकॉर्ड किया गया और बाबा साहब का बयान रिकॉर्ड करके साउथ बोरो कमेटी चली गई वापस। जब साउथ बोरो कमेटी इंग्लैंड वापस चली गई और बाबा साहब को ये मालूम हुआ कि ऐसा बयान गांधी एंड कंपनी ने दिया है, तो गांधी के समर्थकों ने दिया है, गांधी ने दिया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर तत्काल इंग्लैंड पहुँचे। इंग्लैंड पहुँचकर साउथ बोरो कमेटी से मिले और कहा कि मैं अपना बयान दोबारा रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। मैं इसलिए अपना बयान दोबारा रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि ये अधिकार तो चंद लोगों के पास होंगे पूरे भारत के अंदर। इस तरीके से वो आज़ाद कैसे हो जाएंगे और उनको राजा चुनने का अधिकार कहाँ होगा? तो साउथ बोरो ने कहा कि इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री से मिलना पड़ेगा। तो उस तत्काल प्रधानमंत्री से बाबा साहब अम्बेडकर मिले और सवाल रखा गया कि इसके लिए अगर आप दोबारा अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, हमारी शर्त है कि आपको हमारी संसद में बहस करनी पड़ेगी। हमारी संसद में बहस करके अगर आपका जो बहस है बहुमत से पास हो जाता है आपका विचार, तो हम उस पर सहमति दे देंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर से संसद में सवाल पूछा गया, बहस करने के लिए बाबा साहब तैयार हो गए। तो साउथ बोरो कमेटी ने सवाल किया कि गांधी तो 8वीं का प्रमाण पत्र दिखाने के लिए तैयार है, गांधी तो राजा रजवाड़े का सर्टिफिकेट दिखाने के लिए तैयार है, टैक्स पेयर की रसीद दिखाने के लिए तैयार, आप क्या दिखाएंगे डॉक्टर अम्बेडकर? दिखाना तो कुछ ना कुछ आपको पड़ेगा, सबूत तो आपको भी देना पड़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक महत्वपूर्ण जवाब दिया कि उस देश के अंदर जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमारी अगर 24 घंटे की ज़िंदगी हुए, 24 घंटे हम जी जाएं तो हमारी उम्र एक दिन की हो जाती है। 10 साल जी जाए 10 साल की हो जाती है। यानी उस देश के अंदर हमारी उम्र बढ़ती है। उम्र के अलावा हम कुछ नहीं दिखा सकते। यानी जिसकी उम्र 21 साल हो जाए उसको वोट का अधिकार दे दीजिएगा। यानी बाबा साहब अम्बेडकर के इस विचार के आधार पर अंग्रेजों ने इस भारत के अंदर प्रौढ़ मताधिकार लागू किया और 21 साल की उम्र, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय का लड़का हो, क्षत्रिय समुदाय का हो, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, किसी का भी हो, वो किसी भी भारत का नागरिक हो और वो भारत का नागरिक आज अगर वोट डाल रहा है, टैक्स पेयर नहीं है, 8वीं का प्रमाण पत्र नहीं है, राजा रजवाड़ा नहीं रहा है, उसके बाद भी वोट डालने के लिए जा रहा है, तो ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से मिला और बाबा साहब के संघर्ष के बाद उसे वोट देने का अधिकार मिला। जो वोट का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिलवा रहे हो, केवल दलितों के मसीहा नहीं हो सकते, जो घटाकर आज 18 साल कर दिया गया है। दूसरा आंकड़ा आपको दे रहा हूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री बने तो कानून मंत्री बनने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जब कानून मंत्री रहे तो इस बात पर रहे, हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू कोड बिल एक ऐसा कानून था जिसमें महिलाओं को बराबर का दर्जा देना था। महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों की बराबर दर्जा हो अपने पिता की,
इतना ही अधिकार हो, प्रशासन में बराबर का दर्जा हो, अगर आरक्षण उनका 50% हो उस भारत के अंदर, यानी किसी संस्थान में अगर 50 एम्प्लॉयज़ बैठेंगे तो 25 महिलाएं बैठेंगे, 100 एम्प्लॉयज़ बैठेंगे तो 50 महिलाएं बैठेंगी। तो ऐसा बराबर का दर्जा बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के लिए चाहते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत की महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे थे, इनके बराबर के दर्जे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो जो भारत की आधी आबादी कही जा रही हो, चाहे ब्राह्मण समुदाय की महिलाएं हो, ठाकुर समुदाय की महिलाएं हो, SC ST शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट जनरल किसी भी कैटेगरी की महिला हो, तो महिला तो किसी की भी कैटेगरी की थी, केवल वो शेड्यूल कास्ट की या दलित महिला के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, OBC महिला के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। भारत की आधी आबादी को बराबर का दर्जा इस देश के अंदर मिले और मान और सम्मान की जिंदगी इस भारत के अंदर मिले, पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल में चाहते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो महिलाओं की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, वो केवल दलितों के मसीहा नहीं हो सकते। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और जब हिंदू कोड बिल पूर्ण से लागू नहीं किया कांग्रेस सरकार ने, दूसरा OBC के लोग भारत के अंदर बहुत थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, जैसे शेड्यूल कास्ट के लोगों को आज ही आरक्षण मिल गया है, आज से संविधान लागू होने के बाद इनका 22.5% आरक्षण दे दिया गया। 22.5% संख्या है, तो 22.5% उस वक्त संख्या रही थी, तो 22.5% ही आरक्षण दे दिया गया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर ये 22.5% संख्या शेड्यूल कास्ट के लोग रखते हैं, तो अगर इनको आपने 22% आरक्षण दे दिया तो आज ही OBC की भी जनगणना करा लीजिएगा, और OBC की जनगणना के आधार पर जो उनकी संख्या बैठती है 30%, 40%, 50% जो भी बैठती है, उतना उनका आरक्षण आज ही दे दीजिएगा। और यह मांग पुरजोर समर्थन के साथ बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री पद पर रहते हुए करते रहे, यानी OBC के अधिकारों की लड़ाई कानून मंत्री पद पर भी रहते हुए लड़ते रहे कि OBC को आज ही अधिकार दे दो, उनका आयोग बना दो, OBC का जो आयोग है वो आज ही बना दो, उनकी जनगणना करके उनकी संख्या के आधार पर अनुपात में हिस्सादारी दे दो, यानी उनकी संख्या अगर 52% है तो 52% आरक्षण दो, 60 होती है 60 दो, 30 होती है 30 दो, लेकिन पहले जनगणना करा लो कि कितने लोग मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, जिनको पिछड़ा कहा गया, OBC कहा गया, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस बात पर अड़े हुए थे, और हिंदू कोड बिल पूर्ण से लागू करो, महिलाओं को बराबर का दर्जा दो। इन दो कारणों से जब ये कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किए, बाबा साहब की बात को नहीं माना, हालांकि हिंदू कोड बिल को बाद में टुकड़ों में कांग्रेस सरकार ने लागू किया, लेकिन बाबा साहब के आग्रह पर कुछ कानून लागू हुए, कुछ कानून लागू नहीं हो पाए, पूरा हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो पाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन दो कारणों से अपना कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यानी जो OBC की लड़ाई लड़ रहे हो, भारत की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हो, वो केवल और केवल दलितों के मसीहा नहीं हो सकते। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े चरित्रवान व्यक्ति थे, बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र पर उंगली नहीं उठ सकती, और बाबा साहब अम्बेडकर बिकाऊ नहीं थे, वो अपने समाज की लड़ाई लड़ने वाले। समाज किसको कहा उन्होंने कहा इस देश के बहुजन समाज को अपना समाज कहा, 85% लोगों को अपना समाज कहा, और उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो यहाँ असमानता को कायम कर रही है। मेरी लड़ाई समानता की विचारधारा के पक्ष में है। मेरी लड़ाई ये चाहती है कि मैं चाहता हूँ कि भारत के अंदर समता, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता पर आधारित और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सके। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे। तो समानता लाने के पक्ष में जो इस भारत के अंदर खड़े हों, जो भी असमानता का शिकार इस देश के अंदर हो रहे हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, सदियों से सताए जा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जो समानता का अधिकार रखते हैं, समानता में नहीं बन पा रहे हैं, समानता नहीं आ पा रही, समानता में वो आज तक मिल नहीं पाए हैं, तो उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा काम करने वाले व्यक्ति जो बंधुत्व इस भारत के अंदर भाईचारा कायम करने की लड़ाई लड़ रहे हो, ऊंच नीच के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, वो केवल और केवल दलितों के मसीहा नहीं हो सकते, वो तो राष्ट्र निर्माता होंगे ही होंगे। इस बात की हमें समीक्षा करने की जरूरत है। तो मेरा मानना है कि दलितों की दिवाली जो अखिलेश यादव जी ने कहा है, वो शब्द उन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि दलितों के मोहल्ले में जब हम जाते हैं तो दलित लोग कहते हैं कि होली और हमारी दिवाली अंबेडकर जयंती है, ऐसा उनका मानना रहा होगा। अन्यथा उनका उद्देश्य ऐसा नहीं रहा कि वो किसी को ट्रोल करें या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसके लिए अखिलेश यादव जी को अगर ट्रोल किया जा रहा है तो मेरा मानना है गलत किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए। और अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा है
केवल हम दलितों की जयंती पर ध्यान दे रहे हैं, उससे बड़ी बात तो उन्होंने पहली लाइन में कही है साहब। उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि भारत के अंदर जो संविधान भारत के अंदर आपको समानता का अधिकार दे रहा है, जो आपको यहाँ पर समान रूप से रहने का अधिकार दे रहा है, आपको पढ़ने का अधिकार दे रहा है, संपत्ति रखने का अधिकार दे रहा है, वो आज इस देश के अंदर खतरे में है। जिसने भारत की तकदीर लिखी और भारत को गणराज्य बना, भारत को रोशनी दी, तो ऐसा संविधान खतरे में है। उससे बड़ी बात तो उन्होंने पहले कही है। यानी हम उस बात का समर्थन करना चाहिए जो छोटा सा उनका उद्देश्य रहा, छोटे से शब्द को हमने पकड़ लिया, दलित दिवाली। अरे साहब, उससे बड़ा शब्द पहले बोला, वो संविधान ही खतरे में है जिससे आपको अधिकार मिलता है। तो हमें उस बात का समर्थन करते हुए उनका साथ देना चाहिए और पूछना चाहिए कि अगर ये संविधान खतरे में, इसके लिए कौन सी लड़ाई लड़नी है, कहां हमें कुर्बानी देनी है, कहां हमें खड़ा होना है, कौन सी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हमें उनका समर्थन करना चाहिए, ना कि ट्रोल करना चाहिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन एक्टिविस्ट जो हैं दिनेश बोस जी मौजूद थे, जो लगातार हमारे साथ मुद्दों पर बातचीत करते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका इस बारे में क्या कहना है ये कमेंट कीजिए। धन्यवाद।